नमस्कार सभी दर्शक को, सभी मित्रगण को और सभी अ, देखने वालों को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट। और आज पृथ्वीराज चौहान जी के इस चर्चा में जो है आज का अंतिम भाग है। आइए जानते हैं। और आज के अंतिम भाग का जो विषय है उसका नाम है संयोगिता का हरण। अब जानते हैं कि संयोगिता का हरण कैसे, क्यों और किसने किया, है ना। तो ऐसा है बात कि जो पहले महोबा है, वहां का युद्ध समाप्त हो चुका था और फिर महोबा तथा कलिंजर पर पृथ्वीराज ने अपना अधिकार जमाया और उन्होंने केवल अपना कर देने वाला राज्य बनाकर वह राज्य फिर परिमाल देव को सौंप दिया। कहते हैं तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हो चुकी थी। इस जीत के कारण दिल्ली में कुछ दिनों तक खुशी के उत्सवों की धूम मच रही थी। और इस धूमधाम के कारण तथा बार बार पृथ्वीराज की जीत होने के कारण जो जयचंद है, मन ही मन और जल रहा। एक तो पृथ्वीराज की यह कीर्ति कथा जयचंद का मन मसोस ही रही थी। दूसरा, संयोगिता के द्वारा जो अपमान हुआ था, उस अपमान ने जयचंद का माथा और भी झुका दिया। जो पृथ्वीराज उसके हिस्से का राज हजम करने वाला, बार बार उसे नीचा दिखाने वाला और युद्ध क्षेत्र में पराजित करने वाला था, जिसके कारण उसका राज सुयज्ञ संपन्न नहीं हो सका था, जिसने उसके भाई बालूका राय को मार दिया था, जिसने हर कदम पर जयचंद को अपमानित किया और जिसे अपमानित करने के लिए जयचंद ने अपने राजसू यज्ञ में सोने की प्रतिमा बनवाकर दरवाजे पर रख दी, उसी अपने पिता के पुराने शत्रु, अपमान करने वाले, गर्व करने वाले पृथ्वीराज की स्वर्णिम प्रतिमा के गले में जयमाला डालकर संयोगिता ने अपने हाथों अपने पिता का जो अपमान किया था वह कभी भूलने वाला नहीं। जयचंद उस अपमान की जलन से तड़प रहा, परंतु कुछ कर नहीं सकता। बात उन दिनों की यह थी कि जब बहुत कहने पर भी पृथ्वीराज जयचंद के राजसू यज्ञ में नहीं आए और बालूका राय को मारकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, तब उसी समय देश विदेश के राजाओं के उपस्थित रहने के कारण संयोगिता का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर तीन तीन बार राजाओं का विशेष गुण बताया गया, परंतु पृथ्वीराज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। फिर भी संयोगिता ने, जो पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी बहुत सुन चुकी थी, पृथ्वीराज के उपस्थित नहीं रहने पर भी स्वर्ण प्रतिमा के गले में जयमाला पहनाकर उन्हें वरण कर लिया। यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी और उसने संयोगिता की को जो है गंगा के किनारे के एक महल में कैद कर। यह सारा समाचार एक ब्राह्मण द्वारा पृथ्वीराज को भी पता चला कि इनका इस तरह अपमान किया गया है, परंतु उस समय वे कुछ नहीं कर सके। यह बात लगातार उनके दिल में कांटे के समान चुभती रही। इतना अपमान होने पर भी वे जयचंद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अंत में उन्होंने कवि चंद को बहुत कहा और अपने साथ राठौर राजधानी कन्नौज ले चलने के लिए आग्रह किया। कवि चंद ने महाराज पृथ्वीराज को हर तरह से समझाया। उसने कहा, जयचंद के बल और पराक्रम को आप जानते ही हैं
आप जानते हैं कि थोड़ी सी सेना ने आपके राज्य में कितनी हलचल मचा दी। सैकड़ों गांव जला दिए थे और अपनी आपकी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया था। इसीलिए आपका वहां जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं। इसीलिए बेकार ही कोई ताल ठोकर क्या कोई यमराज के सामने सामना करने जाता है, ऐसा कवि चंद ने पृथ्वीराज जी से कहा। हालांकि कवि चंद ने बहुत तरीके से समझाया, परंतु पृथ्वीराज ने एक नहीं मानी उनकी, और कन्नौज जाने के लिए आग्रह करने लगे। अंत में लाचार होकर कवि चंद को उनके मन की करनी ही पड़े। इसके कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर पृथ्वीराज चंद बरदाई तथा अन्य अपने सामंतों के साथ भेष बदलकर कन्नौज की ओर चल। जिस समय वे घर से निकले उस समय हालांकि बहुत सारे अपशकुन, परंतु पृथ्वीराज दूसरे सामंतों के मना करने पर भी बिल्कुल नहीं माने और लगातार बढ़ते ही चले। किसी किसी समय कहते हैं ईश्वर भी मनुष्य को कितनी ही बातों द्वारा भविष्य में होने वाले काम का आभास करा देता है और पहले से ही सावधान कर देता है। इन्हीं कामों का नाम शकुन या अपशकुन रखा गया है। हालांकि बहुत सारे अपशकुन होते जा रहे थे और बहुत सारे कारणों से पृथ्वीराज तथा उनके सामंतों के दिलों में यह विचार उत्पन्न होता जा रहा था कि इस काम का परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी पृथ्वीराज के सिर पर सुयोग्यता के प्रेम का जो भूत सवार था, वह उन्हें इस पूर्वाभ्यास पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। परंतु सारे सामंत आदि परिणाम अच्छी तरह समझ रहे थे। वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि इस बार चिंता बहुत करना आसान काम नहीं है। सबको पहले से ही भविष्य के आने वाले संकटों का आभास। जो भी पृथ्वीराज कवि चंद के साथ कन्नौज जा पहुंचे। पहले उन्होंने भेष बदले हुए ही सारा कन्नौज नगर देखा। फिर जयचंद की 10,000 सेना देखी, जो उसके राज्य के स्तंभ के समान थी। उसे देखकर पृथ्वीराज का वीर हृदय भी कांप उठा। परंतु अब क्या हो सकता था। अब तो जिस काम के लिए घर से चले थे उसे पूरा करना ही जरूरी था। कन्नौज नगर के बाहर ही उन्होंने उन लोगों ने डेरा डाला। पृथ्वीराज कवि चंद के नौकर का भेष बनाकर जयचंद का दरबार देखने जाने के लिए तैयार। पृथ्वीराज ने इस समय यह बहुत ही अनुचित काम। कवि चंद पृथ्वीराज को साथ लिए हुए जयचंद के दरबार के द्वार पर जा पहुंचे। द्वारपाल द्वारा कवि चंद के आगमन की सूचना राजा जयचंद के पास भेजी गई और जयचंद कवि चंद की बहुत प्रशंसा सुन चुके थे। फिर भी उन्होंने अपने कवि को भेजकर पहले कवि चंद की योग्यता की परीक्षा की, फिर उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में कवि चंद से जयचंद ने बहुत सारी बातें पूछी। कवि चंद ने उनका पूरा पूरा उत्तर देते हुए उसकी उनकी प्रशंसा की। इसके बाद और कुछ भी कहने के बाद कवि चंद ने पृथ्वीराज की साथ में ही प्रशंसा करके अपनी स्वामी भक्ति का परिचय। इसे सुनकर जयचंद की आंखें लाल और भयानक रूप से उत्तेजित हो गया। कवि चंद ने पृथ्वीराज की प्रशंसा इतने जोरदार शब्दों में की थी कि वास्तव में जयचंद ईर्ष्या के कारण बहुत ही जल उठा। उसने दांत पीसते हुए छाती पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस और कवि चंद की ओर देख कर कहा, यदि पृथ्वीराज मेरे सामने आए तो बताओ। पृथ्वीराज तो सेवक के भेष में कवि चंद के पीछे खड़े ही थे। जयचंद की यह बात सुन वे भी गुस्सा हो गए। हालांकि उन्होंने खुद को बहुत संभाला, परंतु उनकी आंखें बदल गई।
उनकी यह हालत देखकर जयचंद के मन में संदेह हो गया कि शायद पृथ्वीराज भी चंद के साथ है, परंतु ये मन ही मन सोचने लगा, पृथ्वीराज जैसा प्रतापी पुरुष कभी चंद का सेवक बनकर मेरे यहाँ क्यों आए। इसी बीच इसी बीच एक घटना और घट गई। कुछ दासियां पान लेकर दरबार में आई। उनमें कर्नाटकी भी थी। कर्नाटकी की यह प्रतिज्ञा थी कि पृथ्वीराज के अलावा और किसी के सामने घूंघट नहीं करूंगी। जैसे ही वह आई और उसकी नजर पृथ्वीराज पर जा, वैसे ही तुरंत उसने घूंघट कर लिया। यह देखकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके मन में संदेह हो गया कि कवि चंद के साथ किसी न किसी भेष में पृथ्वीराज जरूर ही उस दरबार में उपस्थित है। यह संदेश सबके मन में अचानक उत्पन्न हुआ। अभी आपस में खानापूसी करने लगे। बहुत लोगों ने तो साफ साफ कह दिया इन सबको पकड़ कर रखना चाहिए, परंतु जयचंद ने सबको रोक दिया। मजेदार कहानी है। कवि चंद ने इशारे में ही कर्नाटकी को समझा दिया कि यह काम तुम खराब कर रही हो। कवि चंद का इशारा समझकर कर्नाटकी ने तुरंत माथा खोल दिया। जब उससे इस बारे में पूछा गया तब उसने उत्तर दिया कि कवि चंद पृथ्वीराज के अंतरंग साथी हैं। मैं उनकी आधी इज्जत रखती हूँ और इसीलिए एक बार घूंघट डालकर फिर उतार। हालांकि उस समय बात दबी रह गई, परंतु जयचंद ने मन का संदेह दूर नहीं हुआ। उसने हालांकि कवि चंद की बहुत खातिर की और बहुत आदर से नगर के पश्चिम भाग में उसे रुकवाकर उसका जितना हो सका उनका अतिथि सत्कार किया। फिर भी उसने अपने लोगों को कवि चंद के साथियों पर नजर रखने की आज्ञा दे दी। उन लोगों ने जयचंद को समाचार दिया कि कवि चंद के साथ उसका एक विचित्र नौकर, उस जिसके ठाठ बाट रहन सहन और शानो शौकत कवि चंद से ही ज्यादा है। पृथ्वीराज हालांकि नौकर बनकर कन्नौज गए थे, परंतु वे अपने ठहरने की जगह पर उसी राजसी ठाट बाट से रहते थे तथा दूसरे सामंत और सरदार उनसे वहां राजा के समान ही व्यवहार करते। एक दिन पृथ्वीराज बहुत ठाठ बाट से ऊंचे आसन पर बैठे थे कि जयचंद के एक दूत ने देख और उसको यह समाचार दे दिया कि कवि चंद के साथ पृथ्वीराज भी जरूर आए। जयचंद के मन में तो पहले से ही संदेह था, परंतु अब उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि उसने अपने खास सैनिकों को तैयार होने के लिए कहा और राज कवि चंद को विदाई देने और उसका सत्कार करने के बहाने बहुत सारा धन रत्न हाथी घोड़े लेकर कवि चंद के रुकने के स्थान की ओर रवाना। उसने अपने सैनिकों को समझा दिया कि देखना कवि चंद का कोई भी साथी भागने नहीं पाए, सबको जो है सबके सब पकड़ लिए। जयचंद जब अपने साथियों सहित कवि चंद के पास पहुंचा तब थोड़ी देर तक तो शिष्टाचार की बातें होती रही। इसके बाद कवि चंद ने पृथ्वीराज को जयचंद को पान देने के लिए कहा। कवि की आज्ञा पाकर पृथ्वीराज ने तुरंत ही पान जयचंद के आगे लाकर रख दिया, परंतु बाएं हाथ। जयचंद नौकर वेशधारी पृथ्वीराज की अधिधाई देखकर जल भून गया, परंतु ऊपर से प्रसन्नता दिखाता हुआ पृथ्वीराज को गौर से देखने लगा। इसी तरह के और भी काम, परंतु जयचंद ने उस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पृथ्वीराज ने इस ढंग से अपना भेष बदल रखा था कि जयचंद गौर से बार बार देखने पर भी उन्हें पहचान नहीं सका था। यह
यही सोचकर आगे पीछे हो रहा था कि यदि मैंने कुछ गड़बड़ की और कवि चंद के साथ पृथ्वीराज नहीं हुए तो अपमानित और लांछित होना। इसी तरह सोचते विचारते जय जो है जयचंद बिना कुछ गड़बड़ किए ही अपने राजमहल में लौटा और मंत्री सुमंत से बोले, पृथ्वीराज को पकड़कर जरूर ही मार डालना चाहिए। इससे संयोगिता की भी आशा खत्म हो जाएगी और एक शत्रु हमेशा के लिए संसार से चला जाए। सुमंत ने उन्हें बहुत समझाया। उसने कहा, यह कभी भी संभव नहीं है। इतने बड़े प्रतापी राजा पृथ्वीराज कवि चंद के नौकर बनकर आएंगे? उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है? इस बारे में कवि चंद से ही पूछना चाहिए। आशा है कि वे झूठ नहीं। यह बात जयचंद को पसंद आई। उसने कवि चंद को बहुत आदर से बुलवाया और उससे पूछा कि क्या पृथ्वीराज तुम्हारे साथ है? कवि चंद ने बहुत ही ओजस्विनी भाषा में पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी सुनाते हुए कह दिया कि वे इस समय कन्नौज में ही हैं। उनके साथ 11 लाख योद्धाओं की बात ही बात में मार गिराने वाले 1100 सैनिक तथा सामंत भी हैं। इतना सुनते ही जयचंद ने कवि चंद को तो विदा कर दिया और सुमंत को तुरंत सेना तैयार करने की आज्ञा देकर खुद अपने महल में चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद जयचंद के भांजे सहसमल की अधीनता में बहुत सारी सेना पृथ्वीराज के ठहरने के स्थान को घेरने के लिए चल। पृथ्वीराज तथा उनके सामंतों ने भी यह समाचार सुना। तुरंत ही लंगरी राय भी युद्ध के लिए पृथ्वीराज की ओर से आगे। उसने बहुत वीरता से युद्ध किया। सहसमल सहसमल मारा गया और लंगरी राय भी मारे। इस युद्ध में जयचंद्र मंत्री सुमंत भी मारा गया। भांजे तथा राजमंत्री की मृत्यु और हार का हाल सुनकर जयचंद और भी क्रोधित हो उठा। उसने अपने हिंदू और मुसलमान सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी और खुद भी युद्ध क्षेत्र में जा। युद्ध शुरू हो गया। इस बार पंगुरा ने सेनापति का भार ग्रहण किया। पृथ्वीराज पंगुरा पर युद्ध का भार सौंपकर खुद नगर देखने के लिए चले गए। सामंतों ने पृथ्वीराज को अकेले नहीं जाने देना चाहा, परंतु पृथ्वीराज उनका कहना न मानकर घोड़े पर सवार होकर कन्नौज के नगर के गंगा किनारे वाले एक महल के पास जा पहुंचे। इस महल से स्त्रियां झांक झांक कर युद्ध भूमि की हाल देख रही। पृथ्वीराज तो उधर गए और इधर शत्रु सेना कवि चंद के ठहरने के स्थान पर के पास जा पहुंचे। उन सब ने चौहान सेना को चारों ओर से घेर लिया। जयचंद प्रबंध करके लौट गया और इधर युद्ध होने लगा। भयानक युद्ध। जयचंद की ओर के 2000 सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज की ओर के भी कई सामंत मारे। पृथ्वीराज घूमते घूमते ठीक उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां गंगा के किनारे एक महल में संयोगिता बंदी की तरह रहती। वे उस स्थान पर जाकर मछलियों का तमाशा देखने लगे। उधर पहले से ही संयोगिता तथा उसकी सहेलियां भी पृथ्वीराज को गंगा के तट पर बैठा हुआ देख रहे थे। वे पृथ्वीराज को पहचानती नहीं। संयोगिता तो उनका कामदेव के समान रूप देखकर अपनी सुध बुध भूल गए। उसकी सहेलियों ने संयोगिता से कहा कि लगता है ये ही पृथ्वीराज है। संयोगिता बोली, मेरा मन भी यही कहता है, ये ही मेरे प्राण पति पृथ्वीराज हैं। मेरी हालत तो ठीक सांप सुंदर के समान हो रही है। इधर माँ पिता की ओर देखती हूँ तो दिल में अकथनीय वेदना उत्पन्न हो जाती है, उधर उनसे मिलने की भी इच्छा होती है। तो इस प्रकार से रासो में भी इस तरह से लिखा है कि पृथ्वीराज के घोड़े के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला एक मोती टूटकर लुढ़कता हुआ गंगा में जा गिरा।
मछलियां उस मोती की ओर लपकी और उसे खाने की चीज समझकर आपस में एक दूसरे को हटाती हुई उस मोती को खाने का चीज समझकर आपस में एक दूसरे को हटाते उस मोती खाने की कोशिश कर। यह देखकर पृथ्वीराज ने धीरे धीरे उस माला के सारे मोती गंगा में डाल। इसी समय संयोगिता की भेजी हुई दासी मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर पृथ्वीराज के पीछे जा खड़ी हुई और राजा पृथ्वीराज के हाथ में मुट्ठी भर भर के मोती दे दिए। अंत में उसने थाली और अपने गले के हार के भी सारे मोती दे दिए और पृथ्वीराज ने उन्हें गंगा में डाल। जब मोती खत्म हो गए तब उसने अपने गले की पोत की लड़ी तोड़कर पृथ्वीराज के हाथों में दे दी। पोत देखते ही पृथ्वीराज चौंक। उन्होंने पीछे घूमकर देखा और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जयचंद की राजकुमारी संयोगिता की दासी। इतना कहकर उसने इशारे से पृथ्वीराज को संयोगिता को दिखा दिया। संयोगिता उस समय एक खिड़की में खड़ी होकर पृथ्वीराज की ओर ही देख रही। संयोगिता को देखते ही पृथ्वीराज की हालत विचित्र हो गई। पृथ्वीराज ने अपना परिचय दासी को दे दिया। दासी ने इशारे में ही संयोगिता तथा सहेलियों को यह बात बता। उन सहेलियों को पता चलते ही यही पृथ्वीराज है। उन्होंने संयोगिता से कहा तो फिर सबने सलाह करके उन्हें अपने महल से बुला लिया। और इस तरह से आगे रासु में भी लिखा है कि वही उनका गंधर्व विवाह हुआ। इसके बाद जब पृथ्वीराज अपने रुकने के स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए तो संयोगिता बहुत ही व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत बहुत ही दयनीय। एक तो संयोगिता खुद ही पृथ्वीराज के दिल में बसी हुई थी। दूसरा उसकी यह हालत देखकर पृथ्वीराज व्याकुल हो गए। वे जानते थे कि उनके सामंत इस समय शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ठहरना अनुचित है। इतने में ही सामने से गुरुग्राम आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखकर पृथ्वीराज की जान में जान आ गई। असल में गुरुराम को कनह ने पृथ्वीराज की खोज में भेजा। पृथ्वीराज ने गुरुराम को बुलाया और उनसे सारा हाल बताया। गुरुराम ने पृथ्वीराज को साथ लेकर अपने रुकने के स्थान पर लौटने की इच्छा से कहा। आप तो यहाँ श्रृंगार रस का सूता बहा रहे हैं, परंतु वहां युद्ध में लंगड़ी राय तुम्हारे ही गए। साथ ही इंद्र दमन, कुरंग, दुर्जन राय, सलक सिंह, परमार, प्रताप राय तोमर, भीम राय रघुवंशी, राय सिंह बघेला, राजा भानुराव आदि आपके सामंत भी मारे जा चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने कनह का पत्र पृथ्वीराज के हाथ में दिया। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज वहां से चल पड़े। पृथ्वीराज को रास्ते में ही जयचंद की सेना ने घेर लिया। जयचंद के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वीराज ने बहुत वीरता दिखाई। गुरुराम ब्राह्मण होते हुए तलवार निकालकर शत्रुओं के सैनिक पर टूट पड़े। अंत में किसी तरह लड़ते लड़ते पृथ्वीराज कनह के पास जा पहुंचे। जब कनह से पृथ्वीराज ने सारा समाचार कहा तब कनह ने कहा कि यह क्या कर आए कि दुल्हन वहीं छोड़ दिया। यह यह अपने अनुचित काम किया है। या तो आपको उसका हाथ ही नहीं पकड़ना था और जब पकड़ा तो उसे अपने हाथ साथ ले आना। पृथ्वीराज फिर लौट पड़े। उनके साथ वीरवर गोयंग राय तथा कई और सामंत भी गए। पृथ्वीराज महल में जाकर संयुक्ता को लेकर फिर अपने स्थान की ओर चल पड़े। यह समाचार चारों ओर फैल गया और जयचंद की सेना पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए दौड़। कन्नौज राज्य का रावण नामक कोतवाल जयचंद का एक सामंत था जो बहुत वीर था। जयचंद की आज्ञा के अनुसार रावण ने नगर भर में यह समाचार फैला दिया कि पृथ्वीराज संयोगिता का हरण करके ले जा रहे हैं, इसीलिए वह जहां मिले पकड़ ले। जयचंद ने पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए अपनी सारी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसकी तैयारी देखकर सब यही कह रहे थे कि आज पृथ्वीराज का कन्नौज से जीवित निकल जाना संभव नहीं।
रास्ते में जयचंद की सेना से पृथ्वीराज का फिर सामना हो गया। इस समय गोविंदराय ने बहुत पराक्रम दिखाया। वह दोनों हाथ में तलवार लेकर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगा जिस तरह कोई गाजर काटता है। वीर गोविंदराय ने जयचंद की सेना में हलचल मचा दी। उसने बहुत सारे सेना काट डाली। इस तरह एक पहाड़ तक बहुत वीरता दिखाकर अंत में गोविंदराय भी मारा गया। आज पज्जुन राय आगे बढ़ा। उसके बाद उसकी सहायता के लिए केहरिया, कठिर परमार, पिपरा, पारा परिहार आदि कई सामंत आ गए। भयानक युद्ध हुआ। पज्जुन राय भी लड़ता लड़ता मारा गया। उसने अपनी वीरता से जयचंद की मुसलमानी सेना को बहुत हानि पहुंचाई। इस समय शाम होने लगी थी परंतु युद्ध आज रुकने वाला नहीं था। अर्जुन राय की मृत्यु के बाद चंद कुटीर आगे बढ़ा। उसने भी शाम तक युद्ध किया और शाम होते होते मारा गया। इसी तरह कई सामंत मारे गए। अंत में नारनाह कनह ने तलवार पकड़ी। कनह ने आज के युद्ध में अपना जो परम पराक्रम दिखाया, जो वीरता दिखाई और जिस तरह शत्रुओं को युद्ध का मजा चखाया, उसका वर्णन कवि चंद ने बहुत ही ज्वलंत भाषा में किया है। उसने लिखा है कि कनह की तलवार के घाव खाकर शत्रु की सेना के बादल के समान शरीर वाले हाथी बादलों की तरह गरज उठते थे और युद्ध क्षेत्र में लेट जाते। इस तरह शाम हुई। सारे सामंतों ने संयोगिता सहित पृथ्वीराज को बीच में किया और बैठकर धीरे धीरे विचार करने लगे कि अब क्या करना उचित। सब कवि चंद को दोष देने लगे और कहने लगे कि इसी भाट के कारण आज यह सब मुसीबत आई। और इस समय पृथ्वीराज के सामंतों की लाश युद्ध क्षेत्र से लाकर एक स्थान पर रखी गई थी। पृथ्वीराज रो रो कर उन लाशों से चिपक रहे थे और माथा पीट। कवि चंद ने पृथ्वीराज को समझाया और कहा कि जो होना था वह तो हो गया। अब आगे के लिए क्या सोचा है। इस समय जैसे भी हो महाराज को यहाँ से बेदाग निकलकर दिल्ली पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद हम लोग शत्रु की सेना से निपट लेंगे। यदि सब मारे जाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं, स्वर्ग सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। सामंतों ने पृथ्वीराज को बहुत समझाया कि आप उस योगिता को लेकर दिल्ली चले जाएं, परंतु वे जितना उन्हें समझाते गए उतना ही पृथ्वीराज गुस्सा होते गए। यह सारे सामंत यह देखकर बहुत दुखी। सुबह होते ही फिर पृथ्वीराज घोड़े पर सवार हो गए। संयोगिता उनके पीछे बैठ गई। सैनिक तथा सामंत ने उन्हें चारों ओर से घेर कर दिल्ली की ओर चल दी। इधर कन्नौज की सेना भी उनका रास्ता रोकने तथा पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कन्नौज की सेना पृथ्वीराज को पकड़ना चाहती थी और वो सामंत उनकी रक्षा करना चाहते थे। अपने इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर दोनों सेना के वीर जान हथेली पर लिए युद्ध कर रहे थे। इस तरह युद्ध करते और आगे बढ़ते जाते थे। इसी तरह लगातार 2 दिन तक युद्ध होता रहा। पृथ्वीराज के सामंत तथा सैनिक उन्हें घेरे हुए दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे और जयचंद की सेना लगातार उनका पीछा कर रही। इसी तरह युद्ध होते होते कन्ह भी मारा। पृथ्वीराज के 64 सामंत मारे गए। बहुत मुश्किल से किसी तरह पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे और राज्य के इतने स्तंभों को गंवाकर उन्होंने संयोगिता से विवाह किया। यहीं से उनका अधः पतन का शुरुआत इसका पृथ्वीराज जी का। अब आइए अधः पतन जो है कैसे हुआ उसके बारे में जानते। इस समय इस देश के अधः पतन पतित स्थिति दुर्दशा में पहुंचने का सबसे मुख्य कारण फूट तथा आपस का विद्रोह था। इसके बाद इस बहुपत्नी की प्रथा ने भी भारत के अधः पतन में बहुत सहायता पहुंचाई। यदि छत्र जाति में बहुपत्नी प्रथा का चलन प्रचलित नहीं होता तो आज भारत का इतिहास वास्तव में अपना दूसरा होता। पृथ्वीराज के शासन काल में और इसके पहले भी बहुपत्नी प्रथा का चलन बहुत तेजी से फैला था।
पृथ्वीराज ने इसी चक्कर में पड़कर किस तरह अपनी सेना सामंत तथा राजबल का नाश किया था, यह सबको पता है। वास्तव में यदि पृथ्वीराज सावधान होकर काम करते और इन प्रलोभनों में पड़कर अपना धन बल जन बल और सैन्य बल नष्ट नहीं करते, तो मोहम्मद गौरी कभी भी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फूट के कारण भी इस देश की बहुत हानि हो रही थी, परंतु पृथ्वीराज के इस बहुपत्नी काम ने फूट से बढ़कर काम करके दिखाया। और इस बात का उल्लेख रासु में भी है, और रासु से भी यह पता चलता है कि पृथ्वीराज ने कुल 11 विवाह किए, और कोई भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें 2-4 हजार मनुष्य मारे नहीं। उस समय यह बहुपत्नी प्रथा कितने जोरों पर थी, इसका प्रमाण खुद पृथ्वीराज ही है। अब बात यह है कि पृथ्वीराज के अधः पतन का तीसरा कारण अहंकार का उत्पन्न। मोहम्मद गोरी को बार बार हराने के कारण पृथ्वीराज का बल तथा अहंकार बहुत बढ़ गया था। जन अहंकार और धन के अहंकार के अलावा सबसे बड़ा अहंकार प्रेम का अहंकार था, जिसने पृथ्वीराज की सबसे अधिक दुर्दशा कराई थी। जिसने और यदि पृथ्वीराज ने एक वैश्या के चक्कर में पड़कर केमास को मार नहीं डाला होता, यदि धन के घमंड में चूर न होकर विचार और विवेक को काम में लाकर चामुंड राय पर बेकार में ही अत्याचार नहीं किए होते, और यदि संयोगिता तथा दूसरी राजकुमारियों के रूप की प्रशंसा सुनते ही काम मत वाले नहीं बनकर अपने देश तथा राज्य में शासन की व्यवस्था पर ध्यान दिया होता, तो उन्हें कभी भी इस तरह दुर्दशाग्रस्त होकर प्राण नहीं गंवानी पड़ती। उनकी दूसरी रानियों की बात यदि छोड़ भी दी जाए, तो केवल संयोगिता के कारण ही बहुत सारे वीर सामंत तथा देश के रक्षकों से उनको हाथ धोना पड़ा था। देश की रक्षा के लिए जिन साधनों की जरूरत थी, वे सब उस समय होने के बाद भी केवल अहंकार के कारण पृथ्वीराज ने इस देश को हमेशा के लिए रसातल को पहुंचा दिया, और हमेशा के लिए उसके पैर में पराधीनता की बेड़ी डलवा दी। हालांकि पृथ्वीराज के बहुत सारे वीर सामंत मारे जा चुके थे, फिर भी उस समय भारत भूमि वीरों से शून्य नहीं हो गई। उस समय पास में शस्त्र थे और भारत में स्वतंत्रता थी। यदि संयोगिता को लाने के बाद पृथ्वीराज उसके प्रेम में एकदम मतवाले न बनकर अपना राजकाज संभालते रहते, यदि एकदम रंग महल में ही नहीं रहने लगते, और यदि अपने नए सामंतों पर ही राज्य का शासन भार छोड़कर महल में नहीं पड़े रहते, तो उनकी इतनी भयानक हार नहीं। जब से पृथ्वीराज संयोगिता को कन्नौज से उठा ले आए थे, तब से वे संयोगिता में हो गए। वे संयोगिता के प्रेम से ऐसे मुग्ध था कि उसकी सुंदरता के जाल में ऐसे उलझ गए कि उन्होंने अपना राज्य को देखना, दरबार में आना जाना तथा बचे कुचे वीर सामंतों से मिलना जुलना त्याग दिया। प्रजा अपने राजा के दर्शन न पाकर हाहाकार हो, राज में बंधनहीनता उत्पन्न हो गई। मंत्री का पद जैत राय को मिला था, जो एक बहादुर मनुष्य था, परंतु इससे क्या होता जब राज्य का अधिकारी खुद अपने राज्य की रक्षा में मन ही नहीं लगाता, तो क्या राज्य की रक्षा हो सकती है। पृथ्वीराज को इन बातों पर ध्यान नहीं था, और वे संयोगिता के साथ महलों में आनंद कर रहे थे। रासों से भी इस बात का पता चलता है कि पृथ्वीराज इस समय बिल्कुल ही कर्तव्यहीन हो गए। उधर साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहा। उसके दूत वेश बदलकर लगातार दिल्ली में घुमा करते थे। वे क्षण क्षण का हाल उसके पास पहुंचाया करते थे। उसे लगातार यह खबर मिल रही थी कि पृथ्वीराज इस समय राज्य की रक्षा में मन नहीं लगा रहे हैं। उनके राज्यों में स्त्रियों की प्रधानता हो रही, और उनके बहुत सारे सामंत मारे जा चुके हैं, वे जो है वो निकम्मे हो रहे।
इस तरह जब उसने दिल्ली का पूरा हाल पता चला तब वह फिर सेना इकट्ठी करने लगा और थोड़े ही दिनों में एक जबरदस्त यवन सेना लेकर दिल्ली की ओर चल। जयचंद ने भी इस बार उसका साथ दिया और भारत के लिए बहुत बड़ा समय आ। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तब सारी प्रजा दुविधा में पड़ गई। जिस पर देश की रक्षा का भार था वही प्रेम में अंधा हो रहा। प्रजा व्याकुल हो उठी। उसने राजा को सावधान करना चाहा परंतु वहां तक किसी की पहुंच नहीं हो पा रही। यदि कोई कोई समाचार भी भेजा जाता था तो वह पृथ्वीराज के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। देश की दुर्भाग्य से संयोगिता ने जन्म लिया था। भारत को अधःपतित अवस्था में डालने के लिए पृथ्वीराज इस तरह उसकी प्रेम जाल में बंध गए। उनके सामंत बहुत कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वीराज सावधान हो जाएं। कई बार इसी आशा से उनके पास पत्र भेजे गए थे परंतु पत्र बीच में ही गायब हो जाते। उनको राज्य का समाचार प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंत में चंद ने एक पुर्जा भेजा जिसमें लिखा था कि तुम महल में आनंद कर रहे हो परंतु इधर शहाबुद्दीन दिल्ली पर चढ़ा चला आ रहा है। पृथ्वी ने पुर्जा देखा परंतु उस समय वे संज्ञा शून्य बेहोश हो रहे थे। उन्होंने पुर्जा पढ़ा और झल्ला कर फाड़ कर फेंक दिया। जिस दिन उसके पास कवि चंद का भेजा हुआ पुर्जा गया उसी दिन रात के समय उन्होंने एक भयानक सपना देखा जिसके कारण उसका मन विचलित और परेशान हो रहा। यह सपना उनके पतन की सूचना दे रहा। धीरे धीरे राज्य की इस बंधनहीनता का समाचार रावल समर सिंह जी के पास भी पहुंचा। और पृथ्वीराज जो कि रासु में भी लिखा है कि रावल समर सिंह ने भी एक भयानक सपना देखा था। उसी सपने के कारण उन्हें विश्वास हो गया था कि भारत के अधःपतन के दिन आ गए हैं। और अब जब उन्हें दिल्ली की इस बुरी अवस्था का हाल सुना तब अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर पृथ्वीराज की सहायता के लिए चल दिए। वे अपने साथ बहुत सारे सेना लेकर चले थे क्योंकि उन्हें समाचार मिल चुका था कि मोहम्मद गौरी एक बार फिर जल्द ही भारत पर आक्रमण करना चाहता है। रबल समर सिंह जी दिल्ली आए परंतु यहाँ उनकी अगवानी करने वाला कोई नहीं था। वास्तव में बात यह थी कि पृथ्वीराज को इस बात की खबर ही नहीं। जिस समय रावल समर सिंह जी चित्तौड़ से चले थे उसी समय उनका मन व्याकुल हो रहा था। दूरदर्शी समर सिंह ने भविष्य अंधकार में देखकर ही अपनी गद्दी पर अपने पुत्र करण सिंह को बैठाया था परंतु वे यह नहीं समझ सके थे कि एकदम यह अवस्था आ पहुंची। और इस बात का रासु में से भी पता चलता है कि रावल समर सिंह जी के आने के कई दिन बाद पृथ्वीराज को उनके आने का समाचार मिला और वे उनसे मिलने गए थे। पहले तो उन्होंने उनकी विदाई देकर विदा करना चाहा परंतु समर सिंह जी की जिद करके रुक गए। यदि कोई दूसरा राजा होता तो इसे अपना अपमान समझकर गुस्सा होकर चला जाता परंतु दूरदर्शी बुद्धिमान समर सिंह जी ने इस समय अपने मान अपमान का ध्यान छोड़कर देश की रक्षा करना ही उचित समझा। इसीलिए जब पृथ्वीराज उनसे मिलने गए तब उन्होंने पृथ्वीराज की मीठी शब्दों में बहुत निंदा की, बहुत तरह से समझाया और बहुत तरह से उन्हें आश्वासन दिलाया। पृथ्वीराज भी इस समय हताश से हो रहे थे। सपना, चंद का पत्र, अचानक समर सिंह का आगमन, गौरी का दिल्ली की ओर बढ़ने का समाचार तथा अपने राज्य की यह कमजोर अवस्था, ये सभी बातें पृथ्वीराज का दिल दहला रही थी। पृथ्वीराज अपनी करनी पर पछता रहे थे परंतु अब क्या हो सकता था। समर सिंह जी ने बहुत तरह से पृथ्वीराज को शर्मिंदा किया। अंत में पृथ्वीराज समर जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो। अब आपको याद होगा कि पृथ्वीराज ने चमुंड राय को कैद करके रखा था। इसीलिए जब पृथ्वीराज समर जी के कहने के अनुसार काम करने को तैयार हो गए तब समर सिंह जी ने उन्हें चले पहले चमुंड राय को छोड़ देने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने उनकी आज्ञा सादर स्वीकार कर ली और अपने राज पुरोहित गुरुग्राम
गुरु राम के हाथ पगड़ी और तलवार उनके पास भेजनी चाहिए, परंतु समर सिंह जी आग्रह करके उन्हें अपने साथ चामुंड राय के घर पर ले गए। संकोच बस पृथ्वीराज चामुंड राय के पास नहीं गए। उन्होंने अन्य सामंतों को भेजकर उसके पैर की बेनी उतारने को कहा। बहुत कुछ कहने सुनने पर भी जब चामुंड राय सहमत नहीं हुए, तब खुद पृथ्वीराज तथा रावल समर सिंह जी गए। पृथ्वीराज ने खुद अपने हाथों से अपने कमर की तलवार खोलकर उसे दी और बेरी काट दी। चामुंड राय खुश हो गए। चामुंड राय के छूटने का समाचार सुनकर दिल्ली के सारे निवासी खुश हो उठे। दूसरे ही दिन दरबार दरबार लगा और विचार होने लगा कि अब क्या करना है। बहुत सोच और विचार करने के बाद यह तय हुआ कि राज्य का भार राजकुमार रेणु सिंह पर सौंपकर युद्ध क्षेत्र की ओर चला जाए। जब विपरीत समय होता है, तब सारी बातें विपरीत हो जाती हैं। इन बुरे दिनों में पृथ्वीराज का एक वीर सामंत आपस के वाद विवाद से चिढ़कर शत्रु पक्ष में जाकर मिले। हिंदू हमेशा धर्म युद्ध करते आए और यही सोचकर पृथ्वीराज तथा समर सिंह सेना सहित उसी तराइन के युद्ध क्षेत्र की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। वीर पत्नी संयोगिता ने आज अपने हाथों से अपने पतिदेव को रणवेश में सजाया। हालांकि उसका भी दिल कांप रहा था और उसे साफ पता चल रहा था कि इस बार उसके पतिदेव हमेशा के लिए जा रहे। फिर भी ऊपर से वह किसी प्रकार से अधीर न दिखाई दे रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि यदि पृथ्वीराज जिंदा लौट आए तो ठीक है, नहीं तो फिर सूर्य लोक में तो जरूर ही हम दोनों मिलेंगे। पृथ्वीराज संयोगिता से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। पानीपत के मैदान में ही मोहम्मद घोरी को रुकने का विचार किया गया। इधर अपनी सेना सहित पृथ्वीराज गए और दूसरी ओर शहाबुद्दीन बढ़ता हुआ आया। दोनों सेनाएं त्रायन की युद्ध स्तर पर जा पहुंचे। इस समय शहाबुद्दीन ने फिर चाल सीखा। उसने पहले पत्र भेजकर पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म ग्रहण करने तथा राज्य का कुछ अंश देने के लिए लिखा। इस पर जब पृथ्वीराज ने उसके उसके पुराने काम और बार बार हारने की बात सुनाई और पत्र का उत्तर घमंड से भरे शब्दों में देते हुए उसे लौट जाने के लिए कहा, तब उसने धोखा देने के लिए यह उत्तर दिया कि हम केवल सेनापति हैं, राजा हमारे भाई हैं, इसीलिए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। उनकी आज्ञा बिना हम लौट भी नहीं सकते। इसलिए आप कुछ दिन का समय दें, जिससे यहाँ का सारा हाल उन्हें लिखकर हम उत्तर मांग लें। जब तक उत्तर ना आए तब तक युद्ध स्थगित रहे। हालांकि शहाबुद्दीन ने यह उत्तर दिया था, परंतु समर सिंह जी ने उसके इस उत्तर पर विश्वास नहीं करके अपनी सेना को हमेशा तैयार रहने की आज्ञा दी। सेना तैयार हुई, परंतु शहाबुद्दीन की ओर से कोई आक्रमण नहीं। राजपूत बिना सावधान किए ही शत्रु सेना पर अचानक आक्रमण नहीं करते। बहुत दिनों से यह प्रथा चली आ रही थी। शत्रु को सावधान किए बिना आक्रमण कर देना राजपूत जाति अधर्म युद्ध समझती थी और इसी कारण बहुत बार हिंदुओं को हारना भी पड़ा था। इस युद्ध के संबंध में सैनिकों की गिनती बताना बहुत कठिन है। यह युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ था। उस दिन भारतवर्ष के लिए बहुत बुरा समय आ पहुंचा था। पृथ्वीराज तथा उनके सैनिक हालांकि युद्ध क्षेत्र में लड़ने को उपस्थित थे, परंतु सभी अपने अपने जीवन से निराश हो गए। सेना पहले से ही निकम्मी हो रही, अब इस समय युद्ध करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कगर नदी के तट पर दोनों की ओर की सेनाएं अपने अपने स्वामी की आज्ञा का इंतजार कर रही। रावल समर सिंह जी अपने सेना का निरीक्षण करके सैनिकों को यथोचित स्थान पर स्थापित कर रहे थे तथा उत्साहपूर्ण बातों से सेना को उत्साहित कर। इस तरह सारा दिन बीत गया। अमावस्या की अंधेरी रात आ पहुंची। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में जाकर बैठ गए। पृथ्वीराज की सेना इस विचार से निश्चिंत थी कि यवनों का अब आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसे शहाबुद्दीन के पत्र पर विश्वास हो गया। शहाबुद्दीन ने शत्रु पक्ष को विश्वास दिलाने के लिए एक चाल और चली। रात होते ही उसने अपने तबंगों के आगे आग जलाए रहने की आज्ञा दी।
जिससे हिंदुओं को विश्वास रहे कि मुसलमानी सेना हिंदुओं पर आक्रमण नहीं करेगी। यह हुआ भी। यवन सेना के पड़ाव में आग जलती देखकर हिंदू सेना और भी निश्चिंत हो और आराम से अपने अपने डेरों में आराम कर। शहाबुद्दीन ने हिंदुओं को तो इस तरह धोखे में डाले रखा और उधर अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा। रात भर उसने अपनी सेना अच्छी तरह से तैयार कर ली और सुबह होते ही जिस समय पृथ्वीराज को सेना नित्य कर्म में व्यस्त थी उसी समय उसने आक्रमण कर दिया। हालांकि यवन सेना अचानक हिंदू सेना पर आक्रमण कर दिया था, फिर भी हिंदू सेना उसी अवस्था में युद्ध के लिए तैयार हो। भयानक युद्ध होने लगा। प्रबल समर सिंह तथा पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगे। दोनों सेना आपस में थोड़ी देर में ऐसे जूझ पड़ी, अपना पराया दिखाई नहीं पड़ रहा। तबकात ई नस्री में लिखा है कि कश्मीर की हिंदू सेना भी यवनों के साथ इस युद्ध में पृथ्वीराज से लड़ रही और जम्मू के नरसिंह देव के हाथों गोविंद राय मारा गया था। धीरे धीरे हिंदू सेना की ताकत कम होने लगी। लड़ते लड़ते पृथ्वीराज बहुत सारी यवन सेना के बीच में जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने बहुत को मार गिराया, परंतु खुद भी इस तरह घिर गए कि बाहर निकलना कठिन हो गया। इस समय जयत राय ने चाल से काम लिया। उसने पृथ्वीराज के माथे का छत्र उतारकर अपने माथे पर रख लिया। जयत राय मारा गया। थोड़ी ही देर बाद चंद्र राय भी मारा गया। आज के युद्ध में गुरु राम भी मारे गए। राजपूतों ने हालांकि बहुत पराक्रम दिखाया और अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करने लगे। फिर भी आज के युद्ध में भारत की स्वतंत्रता का सूर्य हमेशा के लिए अस्त होने वाला था। इसलिए लड़ते लड़ते समर सिंह जी भी मारे और शाम होते होते चौहान वंश का कुल दीपक पृथ्वीराज भी मारा गया है। पृथ्वीराज भी मारा गया। भारत के दुर्भाग्य से यह वीर केवल 46 वर्ष की उम्र में ही मारा गया। भारत का सौभाग्य सूर्य उसी दिन से अस्त हो गया। पृथ्वीराज के अंतिम समय के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। रासो का मत है कि पृथ्वीराज को मोहम्मद घोरी कैद कर गजनी ले गया और कैद खाने में डाल दिया। पृथ्वीराज ने पहले तो अपने छूटने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु जब किसी तरह भी सफल हो न सके तब उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। इस पर मोहम्मद घोरी खुद समझाने गया, परंतु मोहम्मद घोरी को देखते ही पृथ्वीराज गुस्से में भर गए। आंखें लाल करके उसकी ओर देखने और कड़वी बातें कहने लगी। इस पर शहाबुद्दीन ने गुस्सा होकर उसकी आंखें निकाल ली। आंखें न रहने के कारण पृथ्वीराज की हालत बहुत कमजोर हो गई। अब उन्हें अपने कामों पर पश्चाताप होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि बेकार में एक वेश्या के कारण मैंने कैमास को मार डाला। हाथी के लिए वीर चामुंड राय को कैद किया और अपनी विलास वासना पूरी करने के लिए संयोगिता तथा दूसरी रानियों के कारण अपने इतने सैनिक तथा सामंत मरवा डाले और संयोगिता के रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि राज्य शासन तक छोड़ दिया। पृथ्वीराज इस तरह अपने कामों को याद करके पछताने लगे। इधर उधर जब युद्ध समाप्त हो गया तब किसी तरह कवि चंद मंदिर से बाहर निकला और अपने स्वामी की दुर्दशा का समाचार सुनकर गजनी जा पहुंचा। बड़ी मुश्किल से वह गजनी में मोहम्मद गौरी के पास गया और उसे खुश करके उसने पृथ्वीराज से मिलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। वहां पृथ्वीराज की दुर्दशा उसने अपनी आंखों से देखी तो बहुत व्याकुल हो गया। उसी समय उसके दिल में शहाबुद्दीन से बदला लेने का विचार पैदा हुआ। कवि चंद ने अपने शब्दों के जाल में शहाबुद्दीन को फंसाया और कहा कि पृथ्वीराज शब्द में दीवान मारना जानते हैं। उन्होंने बचपन में मुझे यह काम देखने को कहा था, परंतु अवसर नहीं। अब आप भी देखें और मैं भी देखकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। इस बात पर बहुत तर्क वितर्क हुआ। हिम्मत गौरी के मंत्रियों ने उसकी अनुमति देने के लिए बहुत मना की, परंतु कवि चंद की बातों से शहाबुद्दीन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज इस समय बहुत कमजोर हो गए थे। कवि चंद की प्रार्थना के अनुसार उसने कुछ दिनों तक पौष्टिक भोजन दिया गया। उसके बाद एक दिन तमाशे की तैयारी हुई। सातवें तवे 7 तवे लटकाए गए और अंधे पृथ्वीराज को लाकर खड़ा किया गया।
कवि चंद ने चुपचाप पृथ्वीराज को इस तमाशे का उद्देश्य समझा दिया था। साथ ही शहाबुद्दीन को भी कह दिया था कि यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो पृथ्वीराज बाण नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाण चलाने के लिए उन्होंने बाण छोड़ने की आज्ञा आपको देनी पड़ी, क्योंकि वे आपके यहाँ कैदी और आपके आश्रित। पृथ्वीराज के हाथ में कमान दे दी गई। जैसे ही उन्होंने उसे ताना, वैसे ही वह धनुष टूट गया। अंत में पृथ्वीराज का धनुष उनके हाथ में दे दिया गया। उस धनुष को हाथ में लेते ही पृथ्वीराज भी खुश हो गए। उन्होंने उस धनुष पर पतंजा चढ़ा दी। कालग्रस्त शहाबुद्दीन ने तरकस भी देने की आज्ञा दे दी। इसी समय कवि चंद्र ने बहुत ओजस्वी भाषा में पृथ्वीराज को उत्साहित करते हुए कहा, ये आपके हाथ में शस्त्र है, सामने तवे और बाईं ओर शाह बैठा है। अब अपने हृदय को मजबूत करके इस अवसर को उपयोग में लाइए। पृथ्वीराज ने भी कहा कि सच है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैं जरूर तुम्हारे कहने के अनुसार ही काम करूं। चारों ओर से शत्रुओं से घिरे रहने पर भी हाथ में अपना धनुष पाते ही पृथ्वीराज अकड़ कर खड़े हो गए और शहाबुद्दीन की आज्ञा का प्रतीक्षा करने लगे। पहले तवा पर आघात किया गया, फिर शहाबुद्दीन ने हुंकार दिया। हुंकार सुनते ही पृथ्वीराज ने ऐसा बाण मारा कि वह शहाबुद्दीन के ठीक मुंह में लगा और तालू फोड़ कर निकल गया। शहाबुद्दीन जहां का तहां छटपटाता और हाथ पैर पटकता हुआ रह गया। बहुत हाहाकार मचा। उसी समय लोग कवि चंद मारने के लिए दौड़े, परंतु उसने छुरी निकालकर अपने हाथों से अपनी अपने पेट में घोंप ली और पृथ्वीराज को दे दी। पृथ्वीराज ने वह छुरी अपने कलेजे में घोंप ली और उसी तरह आत्महत्या द्वारा पृथ्वीराज का अंत हुआ। यह तो पृथ्वीराज रासो का विवरण है। घरों में भी यही कथा प्रचलित है, परंतु विश्वास नहीं होता कि पृथ्वीराज जैसे वीर क्या आसानी से शत्रु के हाथों में पड़ जाने वाले आत्म तथा अथवा आत्म समर्पण करने वाले थे। इसके अलावा दूसरे इतिहासकारों का भी मत भी है, इसके विपरीत है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। हंटर साहब का कहना है कि 1193 ईस्वी में मुसलमानों ने फिर पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज पराजित हुए और मार डाले। उनकी रानी संयोगिता उनके सबके साथ सती हो। तबाकत नसरी का मत दूसरा ही है। उसका कहना यह है कि पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन ने पकड़कर मार डाला। इस संबंध में तबाकत नसरी प्रणेता मनहाज ने लिखा है कि पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, परंतु वे अपनी हार होती देखकर हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र से भागे, परंतु सरस्वती के किनारे पकड़े गए और यमुना ने उन्हें मार डाला। विसेंट स्मिथ तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी यह बात स्वीकार की है। इन सब ने पृथ्वीराज को रण क्षेत्र में ही मरना स्वीकार किया और यही बात वास्तव में मानने योग्य और प्रमाणिक भी लगती। आइए अब जो है उपसंहार जो है इसका सारांश समझते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि पृथ्वीराज का अंत हुआ, साथ ही साथ भारत से हिंदू साम्राज्य का भी अंत। जब पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार दिल्ली पहुंचा, उस समय शोक की घनघोर घटा सारे दिल्ली नगरी में छा गई। चित्तौड़गढ़ का किला शोक की मूर्ति बन गया। प्रजा के आर्तनाद, रानियों के रोने की आवाज और शत्रुओं के आतंक से सारे दिल्ली नगर कांप उठे। सभी निस्तब्ध दिल से शत्रुओं के आने का रास्ता देखने लगे। सभी सोचने लगे कि दिल्ली अब वास्तव में शमशान में बदल जाए। वही हुआ भी। रानी संयोगिता पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार सुनते ही चिता में बैठकर चल गई। रावल समर सिंह जी की पत्नी पृथ्वी राज्य की बहन पृथा ने भी चिता में बैठकर अपने पति का अनुसरण किया। पृथ्वीराज की दूसरी रानियां भी इसी तरह अपने पतिदेव से मिलने के लिए मर गई। इसके बाद ही यवन सेना बढ़ते हुए दिल्ली जा पहुंची। हालांकि पृथ्वीराज के पुत्र रेणु सिंह ने उनका मुकाबला किया, परंतु विशाल सेना के सामने अधिक देर तक नहीं ठहर सका और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। दिल्ली लूटी जाने लगी, नगर निवासी कत्ल किए जाने लगे तथा बहुत सारे लोग गुलामी की भयानक बेड़ी से जकड़ दिए गए। इस तरह दिल्ली शमशान में बदल गई।
यवन सेना ने धीरे धीरे अपना फैलाव शुरू किया। जयचंद भी इस आग से नहीं बच पाया और इसी आग में भस्म हो गया। भारत अधः पतित हुआ और साथ ही साथ हमेशा के लिए गुलाम हो गया। शहाबुद्दीन अजमेर तथा दिल्ली को उजाड़ कर कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। चंदावर नामक स्थान में जयचंद तथा शहाबुद्दीन की सेना का सामना हुआ। जयचंद हार गया और मारा गया। शहाबुद्दीन ने कन्नौज को लूटने के बाद बनारस को लूटा। इस बार 14,000 ऊंटों पर लूट का माल लाद कर अपने देश को ले गया। इस बात यह बात सत्य प्रमाणित नहीं होती कि जयचंद किले से भागकर नाव डूब जाने कारण गंगा में डूब गए। विसेंट स्मिथ साहब के मत के अनुसार सन 1193 से 94 के बीच दिल्ली और कन्नौज का पतन हो गया। उसके बाद बनारस की बारी आई। सन 1196 में ग्वालियर पर इससे मुसलमानों का अधिकार हुआ और 1100 जो है 97 में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा शत्रुओं द्वारा जीत ली गई। 1203 में कलिंजर के भी मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस तरह सन 1206 तक भारत के बहुत सारे स्थानों पर मुसलमान साम्राज्य स्थापित हो गया। और इस तरह से अगर आप इस घटनाओं पर ध्यान दें तो साफ पता चलेगा कि पृथ्वीराज ही भारत पर मुसलमान साम्राज्य स्थापित होने के मुख्य बाधक थे। उनकी ही वीरता, धैर्य तथा युद्ध की दक्षता के कारण भारत पर यवन शासन नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी मृत्यु होते ही हिंदू राजाओं का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। विसेंट ने स्मिथ ने भी पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा की है। उस समय के राजाओं में जयचंद की सेना की बहुत प्रशंसा की थी। उसका राज्य विस्तार बहुत अधिक था, परंतु पता नहीं क्यों वह यवन को रोक नहीं सका। संभवतः इसका कारण भी संयोगिता हरण के समय का भयानक युद्ध भी हो। कुछ भी हो, इस तरह से फूट के कारण हमारे चरित्र नायक का जीवन चरित्र दुख भरी घटनाओं के साथ समाप्त होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा समाप्त होती है। और आशा करता हूँ कि आपको ये चर्चा अच्छा लगेगी। सुनिए आप भी और इससे सीखिए आप भी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।